हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ख़ास एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो आज का सेशन जो है आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इन सब से यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे जो है आज बिल्कुल गौर से सारे प्रश्नों को देख लेना है, ठीक है? चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ही के लाइक और सब्सक्राइब से जो है मैं मोटिवेट होता हूं दोस्तों, और जो है बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। तो चलिए हम देखेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, कर्नाटक संगीत की कोकिल कंठी किन्हें कहा जाता है? क्या वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, लाल गुडी जयरामन है, या पुरंदरदास हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो कोकिल कंठी पूछ रहा है ना, कोकिल कंठी। तो ये जो कहा जाता है कर्नाटक संगीत का कोकिल कंठी, ये कहे जाते हैं किनको? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को। ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी जी को ही क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का कोकिल कंठी। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस संगीतकार को दक्षिणवासी कहा जाता है? दक्षिणवासी, इनमें से कौन ऐसे संगीतकार हैं जिनको कि दक्षिणवासी के नाम से भी जानते हैं? क्या वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, लाल गुडी जयरामन है, या पुरंदरदास है? इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? दक्षिणवासी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर दक्षिणवासी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, कोकिला गानम के नाम से किस संगीतकार को पुकारा जाता है? ये मैं जितना बता रहा हूँ, ये शायद आपको उपनाम के तौर पर भी इसका जो है आप लोग जान सकते हैं कि इनको किस उपनाम से पुकारते थे, किस क्या उपनाम इनको कहते थे। ठीक है, तो कोकिला गानम के नाम से, स्वर ये आपके क्या बताएं हम, कोकिल कंठी के नाम से, तो ये सब जो है दक्षिणवासी के नाम से, ये सब जो है कौन, ये सब आपके कौन जाने जाएंगे? तो ये सब जाने जाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो इनको क्या कोकिला गानम के नाम से भी पुकारा जाता है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को। जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हरि तुम हो, हरि तुम हो भजन किस संगीतकार का लोकप्रिय गीत है? तो हरि तुम हो अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो ये किनका हो जाएगा? क्या ये पुरंदरदास का, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का, या त्यागराज का? यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी का है ये कौन सा भजन? हरि तुम हो। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर का प्रश्न है कि उनकी मधुर्यपूर्ण आवाज में तानों एवं मुर्कियों की खनक है। ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी के बारे में किसने ऐसा कहा था कि उनकी आवाज जो है, उनकी जो आवाज है, मधुर्यपूर्ण जो आवाज है, उसमें तानों एवं मुर्कियों की खनक है? ऐसा कौन कहे थे? क्या वो पुरंदरदास थे, लक्ष्मण भट्ट तैलंग थे, या फिर पालघाट रघु? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण भट्ट तैलंग जी थे। यही कहे थे कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी की आवाज जो है उसमें तान एवं मुर्कियों की खनक है। ठीक है, तान एवं मुर्कियों की खनक है, लक्ष्मण भट्ट तैलंग जी ने कहा था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्तुति देने वाली प्रथम महिला संगीतकार कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, राधिका मोहन अत्रे, या लता मंगेशकर? यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ जवाब भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को। ये जो है, इन्हीं को जो है विख्याति प्राप्त है, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्तुति देने के लिए, ये जो है संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्तुति देने के लिए, ये पहली महिला क्या थी? पहली महिला संगीतकार थी जो कि संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या 1998, 1974, या 1985? इसका जवाब क्या हो जाएगा? रमन मैगसेसे की अगर बात करेगा तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में इनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न का पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? क्या 1998, 1974, या 1985? यहाँ जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1998 ईस्वी में। और संगीत के क्षेत्र में जो है, संगीत, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में अगर बात कर लेंगे तो ये प्रथम जो है महिला कह लें, या फिर प्रथम संगीतज्ञ कह लें, जिनको कि भारत रत्न दिया गया था संगीत के क्षेत्र में प्रथम। ठीक है, कब? तो 1998 ईस्वी को। ठीक है,
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है कि सुब्बुलक्ष्मी ने सेवा सदन, एक क्या है ये आपका सेवा सदन है। सेवा सदन जो है नामक फ़िल्म में किस वर्ष कार्य किया था? तो सेवा सदन की अगर बात करेगा तो सुब्बुलक्ष्मी ने सेवा सदन नामक जो फ़िल्म थी उसमें जो कार्य की थी, तो ये जो कब किए थे कार्य? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1930। ठीक है? 1930 ईस्वी में ये कार्य किए थे सेवा सदन नामक फ़िल्म में। आगे देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि सुब्बुलक्ष्मी जी ने मीरा फ़िल्म में अपने किरदार के कारण किस वर्ष लोकप्रियता प्राप्त की? यानी कब ये पॉपुलर हुई? जब ये फ़िल्म मीरा फ़िल्म में जब अपने किरदार निभा रही थीं, तो इनको जो है किस वर्ष प्रसिद्धि मिली? तो मीरा की बात हो रही है ना, तो मीरा की जो प्रसिद्धि मिली क्या वो 1938, 1930 या 1947? इसका जवाब हो जाएगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1547 वाले ईस्वी में ही इनको इनको फ़िल्म मिला था मीरा, और इसमें ये अपने किरदार निभा रही थी और इसी के कारण इनको जो है लोकप्रियता प्राप्त हुई थी 1947 ईस्वी में ही। ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि सुब्बुलक्ष्मी जी का देहांत 2004 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? मुंबई, कर्नाटक या चेन्नई? तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई हो जाएगा। ठीक है? इनका सबसे पहले अगर पूछे इनका देहांत कब हुआ था सुब्बुलक्ष्मी जी का, तो वर्ष बताना है 2004 में। अगर स्थान पूछे तो स्थान क्या बताना है? चेन्नई में। ठीक है? चेन्नई में बताना है इनका स्थान। आगे बताएंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, एस बालचंदर किस वादन से जुड़े थे? एस बालचंदर की अगर हम बात कर लें तो ये इनका वादन क्या संतूर था, वीणा था या घाटम था? जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ये आपके किस वादन से जुड़े थे, तो इसका जवाब हो जाएगा बालचंदर जी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वीणा से जुड़े हुए थे। ठीक है? अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एस बालचंद्र का जन्म हुआ था कहाँ भाई? क्या तिरुवनचली या फिर विशाखापट्टनम या चेन्नई? तो एस बालचंद्रन का जो जन्म माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई में माना जाता है कि चेन्नई में एस बालचंद्रन जी का जन्म हुआ था। ठीक है? आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एस बालचंद्रन जी ने पहले संगीत में प्रयास किस वाद्य यंत्र से प्रारंभ किया था? तो पहले संगीत में जो प्रारंभ किया था इन्होंने किस वाद्य यंत्र के साथ किया था? इसका क्या कंजोरा होगा, वीणा होगा या घाटम हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंजोरा के साथ इन्होंने पहला प्रयास किया था। कौन? तो एस बालचंद्र जी ने। इनका जन्म कहाँ? तो चेन्नई में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, दक्षिण भारतीय संगीत में वीणा वादन की तकनीक को विकसित करने में किस विद्वान की भूमिका मानी जाती है? तो भूमिका जो है ये किस विद्वान की मानी जाती है कि दक्षिण में जो वीणा वादन की जो शैली जो थी वो विकसित करने के लिए? तो विकसित करने के लिए जो मानी जाती है भूमिका वो किसका? क्या विष्णु गोविंद जोग का, बालकृष्णन का या आपके लाल गुडी जयरामन का? यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस बालचंद्र जी का ही माना जाता है कि इन्होंने ही वीणा वादन की तकनीक को विकसित किया है। कहाँ? दक्षिण में। ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि बालचंद्र जी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या 1982, 1956, 1995? इसका जो सही जवाब हो जाएगा बालचंद्र जी का, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा 1982 ईस्वी में इसको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि एस बालचंद्र जी की आकस्मिक मृत्यु 1990 में किस स्थान पर हुई थी? क्या वो तलचर था, दुर्गापुर था या भिलाई था? देखिए, इस्पात कारखाना जहाँ की काफ़ी फेमस है, वो जगह कौन-सा है? भिलाई, यानी कि ये जो है यहीं 1990 ईस्वी में बालचंद्र जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है? अगर पूछेगा कि बालचंद्र जी की मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पे 1990 बताना है। अगर पूछेगा किस स्थान पर हुई, तो स्थान आपको भिलाई बताना है। ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संगीत के महान गायक बाला मुरली कृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? अब बाला मुरली कृष्णन जी के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म जो है बाला मुरली कृष्णन जी का जन्म आंध्र प्रदेश माना जाता है कि ये आंध्र प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ है। किनका? बाला मुरली कृष्णन जी का। ठीक है? आगे देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने बाला मुरली जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें नाम के पूर्व बाला शब्द लगा दिया? यानी कि कौन ऐसे विद्वान थे जो कि इनका नाम क्या था पहले? इनका नाम था मुरली। ठीक है? मुरली कृष्णन। तो इनके जो प्रतिभा थे ना उनसे प्रभावित होकर, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो इनके नाम से पूर्व जो है यानी कि बाला की उपाधि दी? अगर सिंपली आप समझिए तो
कौन थे? क्या वो मल्लिकार्जुन मंसूर, पंडित जसराज या सूर्यनारायण मूर्ति? इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूर्यनारायण मूर्ति जी जो थे, इन्होंने ही मुरली कृष्णन को आगे में यानी कि नाम से पूर्व जो है बाला उपाधि दी है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का प्रश्न है कि किस संगीतकार ने मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, एक ऐसा कुछ करके है ना एक गीत, तो उसमें अपनी आवाज दी है, यानी कि इसके सिंगर पूछा जा रहा है कि कौन इसके सिंगर हैं। आवाज किन्होंने दी है? क्या मल्लिकार्जुन या पंडित जसराज या बाला मुरली कृष्णन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाला मुरली कृष्णन जी ने ही मिले सुर मेरा तुम्हारा में अपनी आवाज दी है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बाला मुरली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विश्व भर में संगीत से जुड़ी खाली स्थान प्रस्तुतियां दी है। कितनी प्रस्तुतियां दी है भाई पूरे विश्व में? क्या 30,000, 25,000 या 6,000? तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 25,000 प्लस प्रस्तुतियां दी है। ठीक है, 25,000 से भी ज्यादा प्रस्तुतियां इन्होंने दी है। ठीक है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,000। आगे देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है कि बाला मुरली को संगीत में अपने योगदान के चलते किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो बाला मुरली जी को जो है पद्म श्री जो पुरस्कार जो है कब सम्मानित किया गया था, कब दिया गया उनको पद्म श्री? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1991 में बाला मुरली कृष्णन जी को अपने संगीत में योगदान के चलते जो है क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, 1991 में। आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है, बाला मुरली जी की किसके साथ संगति करने के लिए विशेष रूप से सराहना की जाती है? किसके साथ संगति के लिए? क्या भीमसेन जोशी के लिए, पंडित अजय चक्रवर्ती के लिए या पंडित रविशंकर के लिए? यहाँ देखिए, यहाँ पे जवाब हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन यहाँ पे केवल दो लोग, कौन लोग? एक भीमसेन जोशी और दूसरा अजय चक्रवर्ती जी की संगति के लिए इनको जो है सराहना की जाती है। किनको? तो बाला मुरली जी को। ठीक है, रविशंकर यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है जी, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि बाला मुरली जी का किस वर्ष चेन्नई में निधन हुआ था? क्या 2007, 2018 या 2015? इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाला मुरली जी का जो निधन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। और कब हुआ था तब ये बताना है, कब हुआ था, किस वर्ष? तो ये 2015 ईस्वी बताना है। ठीक है, 2015 में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, लालगुडी जयरामन किस वादन से संबंधित है? क्या सारंगी से, वीणा से या घाटम से? इसका जवाब हो जाएगा जयरामन का जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीणा से संबंध हो जाएगा। वीणा वादन के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, लालगुडी जयरामन किसके वंश से थे? क्या वो पुरंदरदास के वंश से थे या मुथु स्वामी के या त्यागराज के? तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्यागराज के जो थे ये वंशज माने जाते हैं लालगुडी जयरामन। और ये क्या बजाते हैं? तो ये वीणा वादक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, लालगुडी जयरामन के पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम क्या? गोपाल अय्यर, अय्या गोस्वामी या फिर आपके गोपीनाथ मुथुस्वामी अय्यर? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल अय्यर। ठीक है, इसका जवाब यानी कि लालगुडी जयरामन के पिता गोपाल अय्यर जी को ही माना जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 28 नंबर, लालगुडी वाणी। देखिए इनकी जो है एक क्या है कि इन्होंने एक वाणी बनाई थी लालगुडी वाणी। तो लालगुडी वाणी का संबंध किससे है? तो ये अपनी यानी कि बजाते थे, ये वीणा वादन तो करते थे, आप लोग जानते हैं क्या बजाते थे? ये वीणा। तो ये जो बजाते थे ये अपनी ही वादन को क्या बना लिए? वाणी कहना शुरू कर दिए। तो यही जो है ये वाणी है किससे संबंधित है? वीणा बजाते थे और गाते थे। तो ये इनकी जो वाणी है क्या वो गायन से, वादन से या नृत्य से? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी जो वाणी है लालगुडी वाणी ये आपके गायन शैली से संबंध रखती है। ठीक है, गायन शैली से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि एन इनक्रेडिबल रोमांटिक किस संगीतज्ञ से जुड़ी गाथा है? एन इनक्रेडिबल रोमांटिक जो है वो किस संगीतज्ञ से जुड़ी गाथा है? क्या गोपीनाथ मुंडे, लालगुडी जयरामन या श्रीनिवास? इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? लालगुडी जयरामन ही हो जाएगा, क्योंकि एन इनक्रेडिबल रोमांटिक जो है ये इन्हीं की गाथा है। किनकी? तो लालगुडी जयरामन जी की गाथा है। ठीक है,
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि कर्नाटक शैली के वादन को किसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई यानी कि विश्व स्तर पर जो है प्रसिद्ध करवाया, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है क्या किनको यानी किसने दिलवाई ख्याति? क्या वो पालघाट रघु या फिर लालगुडी जयरामन या सुब्बुलक्ष्मी? जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लालगुडी जयरामन जी हैं। ठीक है? इन्होंने ही क्या किया था कि कर्नाटक शैली के वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक अलग पहचान दिलवाई थी, तो लालगुडी जयरामन जी। तो दोस्तों ये थे आज आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा है और हम फिर से मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हर रोज जो है आप लोग के लिए नए-नए प्रश्न और आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है रेगुलर चलते आ रहा है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हमें इस सेशन से दीजिए इजाज़त। हिंद, जय भारत।